हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड में सभी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर किया था। आगे हम क्लास को प्रोसीड करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन के साथ में। रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक एक वर्ड को यहाँ पर क्लियर करेंगे। मल्टी स्टेप मतलब ये एक स्टेप में पूरी नहीं होती है, इसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा स्टेप्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम मेडिएटेड मतलब इसमें एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है, बॉडी के अंदर होती है, केमिकल्स के द्वारा होती है, इसीलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। और जो ब्रेकडाउन होगा इसका ग्लूकोज का वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसलिए ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है। और ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। इनसाइड लिविंग सेल रिलीजिंग एनर्जी एट वेरियस स्टेप्स, और जब ये प्रोसेस होगी तो अलग अलग स्टेप्स के ऊपर एनर्जी को लिबरेट किया जाएगा, एनर्जी को निकाला जाएगा। ये सारी प्रोसेस जो इंक्लूड होगी वो इंक्लूड होगी रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं। पहला शब्द आया कैटाबॉलिक। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस कहलाती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एग्जाम्पल, ग्लूकोज का उदाहरण लिया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन की सहायता से क्रिया करके कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ग्लूकोज के कंपेयर में ये दोनों ही सिंपल सब्सटेंस हैं, तो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हुआ सिंपल सब्सटेंस में। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ऊपर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इस ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करते हैं, जिनका ब्रेकडाउन होता है, वो सारे के सारे कंपाउंड कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो भी मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ कॉमन तौर के ऊपर जो सबस्ट्रेट काम में आता है वो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। यानी रेस्पिरेशन के अंदर जिसका ब्रेकडाउन किया जाएगा वो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है ग्लूकोज। एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज स्टोर्ड इन एटीपी। कि जो भी कोई एनर्जी निकलेगी वो बाहर निकलकर स्टोर की जाएगी एटीपी के रूप में। एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एटीपी की फुल फॉर्म नोट कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद में जो बोर्ड का मेन क्वेश्चन है वो आता है कि रेस्पिरेशन की बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना। तो यहाँ पर आपको केमिकल बैलेंस रिएक्शन दिखाई गई है। C6H12O6 मीन ग्लूकोज ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। प्रोडक्ट के रूप में पहला प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके मॉलिक्यूल होंगे 6, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर जिसके मॉलिक्यूल होंगे 6, और एटीपी जो बनेगी वो 38 मॉलिक्यूल्स के रूप में बनेगी। यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट्स के अंदर एनर्जी की कैलकुलेशन करके बताई गई है, जिस पे कहीं ना कहीं कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर किलो कैलोरी की बात करें तो 686 किलो कैलोरी निकलेगी, और अगर किलो जूल की बात करें तो 2870 किलो जूल एनर्जी इसमें से लिबरेट होगी। नेक्स्ट उसके बाद में हम कहते हैं कि एटीपी का दूसरा नाम क्या है। तो एटीपी का दूसरा नाम है एनर्जी की करेंसी। यानी एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है, एटीपी। इसका फॉर्मेशन देखें तो एडीपी और आईपी। एडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और आईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों तीनों आपस में मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, और इसको बनाने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर किलो जूल में देनी है तो 30.5, और किलो कैलोरी पर मोल में देनी है तो 7.3। इतनी एनर्जी देने के बाद में एडीपी और आईपी आपस में मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में। एट रेस्ट एंड अडल्ट ब्रीथ, यहाँ पर मैंने 2-3 जो हैं आपके लिए मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज होती हैं ब्रीथ करने की कैपेसिटी भी चेंज होती जाती है। एक अडल्ट की बात करें तो एक अडल्ट 1 मिनट में 12 से 14 बार क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। एक एडोलेसेंट जो किशोर है, किशोरावस्था में है, मीन 13 से 18 साल का कोई ह्यूमन है तो वो 14 से 18 बार 1 मिनट में ब्रीथ कर सकता है। जबकि जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर ब्रीथिंग जो रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होती है, और उनके अंदर ये पर मिनट 18 से 22 बार हो सकती है।
स्टेप्स की बात करें तो जितने भी हायर एनिमल हैं मेन, जैसे कि कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में डिवाइड की गई है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग। ये आपको बार बार पता है कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लाना और CO2 रिच फॉल एयर को बाहर निकालना। ये जो एक्सचेंज की प्रोसेस है यही कहलाती है ब्रीथिंग। सेकंड स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जैसे कि आपके नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल पैसेजेस हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तो बाहर ही रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर ही अगर गैसेज का एक्सचेंज हो जाए तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद लंग्स की सरफेस के ऊपर अगर गैसेस एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हों तो वो टिश्यू लेवल के ऊपर एक्सचेंज मानी जाती हैं और इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट जो फोर्थ है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्चुअल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और जो एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन की जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस तरीके से कोई कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जहाँ से कहाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कॉम्पिटिशन, PMT, नीट वगैरह के लिए। तो ये सारे आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसके नोट्स बनाइएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सामने आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। हैव अ नाइस डे। और जो भी कोई इसके आगे की बात होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।